बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज के सॉल्यूशंस के देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद हो तो उसके अंदर डिफाइन द फॉलोइंग कहा गया था कि टर्म्स अवेलेबल थी, आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। लेकिन यहाँ पे ब्रीफली आंसर देना है आपने, मीन सिर्फ आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने आगे कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है और अगर कोई एग्जाम्पल है तो आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। तो आइए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, गिव एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कह दिया गया कि आपने एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है, तो अगर आप इस आंसर के अंदर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका ये आंसर जो है वो गलत होगा, इसलिए आपने एग्जाम्पल लाजमी इसमें देनी है। और पहली चीज़ ये पूछी गई है कि डिफरेंस आपने बताना है आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के दरमियान। तो आंसर देख लेते हैं। द वैल्यूज पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स, whereas variables in the function that receives these values are called parameters of the function। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसका रट्टा मारने के बजाय स्पेसिफिक जो लेक्चर है हमारा इनसे रिलेटेड वो सुने, वहां से समझें इसको और फिर अपने वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश करें। अदरवाइज यहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक ही याद रहेगा। अब इसकी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसके अंदर कौन से हम शामिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है आपने वही एग्जाम्पल देनी है, लेकिन एग्जाम्पल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फंक्शन पैरामीटर्स और फंक्शन आर्गुमेंट्स जो है वो शो किए गए और आपको पता लगे कि कैसे नज़र आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट के अंदर जो है फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन सिग्नेचर मौजूद है, उसमें इंटीजर एक्स इंटीजर वाई आपके वो फंक्शन पैरामीटर्स हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि फंक्शन जो सिग्नेचर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। मीन्स सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप होती है, देन फंक्शन आइडेंटिफायर या उसका नाम, और फिर आपके पास जो पैरामीटर्स है उनकी डाटा टाइप होती है और उनके वेरिएबल के नाम भी होते हैं। तो ये फंक्शन पैरामीटर्स हैं आपके। और मेन के अंदर जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो फंक्शन आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट है, n1 n2 है और आपके यहाँ पे x और y है, तो ये सेम भी हो सकते हैं, ये ऑलरेडी हम बात प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर भी चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से एग्जाम्पल बनाएं और वो मेंशन करें, उसमें बताएं कि फंक्शन पैरामीटर्स कौन से हैं और फंक्शन आर्गुमेंट्स कौन से हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज एनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आंसर के अंदर मैंने जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर स्पेसिफिक पेजेस है जहां पे इसका आंसर मौजूद है वो आपके रेफरेंस के लिए पेजेस दे दिए 104 और 105, वहां से आप इसका आंसर फॉर्मली ले सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेसिफिक जो लेक्चर है हमारा इससे रिलेटेड उसको सुनिएगा और वहां से आप आंसर लेके खुद अपने पास लिखिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन, तो इसके अंदर आपको पता है फंक्शन सिग्नेचर और फिर उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। मीन रिटर्न टाइप क्या होगी, उसके बाद फंक्शन नेम फंक्शन आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके बाद जो भी आप पैरामीटर पास करें उनकी डाटा टाइप क्या होगी, और देन ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन है कि जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है फंक्शन के अंदर वो कौन कौन सी होंगी। तो ये डिटेल आपने सारी जो है वो इसके अंदर मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इज इट नेसेसरी टू यूज कंपैटिबल डाटा टाइप्स इन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। अब इस पर क्या पूछा गया है जरा एक मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और फिर इसके आंसर की तरफ चलेंगे। इज इट नेसेसरी टू यूज कंपैटिबल डाटा टाइप्स। अब ये चीज याद रखिएगा, कंपैटिबल डाटा टाइप्स का कहा गया है कि ये जरूरी है कि कंपैटिबल डाटा टाइप्स यूज की जाए। अब देखते हैं कहां पे यूज की जाए, इन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप जो डाटा टाइप्स यूज कर रहे हैं वो, और जो फंक्शन कॉलिंग के अंदर मेन के अंदर जब फंक्शन कॉल करते हैं वहां पे जो आप डाटा टाइप्स यूज करते हैं वो डाटा टाइप्स आपकी सेम या कंपैटिबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये चीज पूछी गई है और आपने जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ आंसर को। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर दी है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप इस डिस्क्रिप्शन को अपने पास नोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप इस एग्जाम्पल को जहन में रखेंगे तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन खुद से इजीली लिख सकते हैं। अब समझ जरा गौर कीजिएगा
कि एग्जाम्पल क्या कह रही है। इनफैक्ट ये एग्जाम्पल आपकी बुक से ली गई, लेकिन मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इंक्लूड से स्टार्ट किया हमने, फिर एक फंक्शन मीन FUN के नाम से हमने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया और उसके डेटा टाइप हमने इंटीजर x वेरिएबल दे दिया और फिर हमने इंटीजर y वेरिएबल दे दिया। तो दीज आर फंक्शन पैरामीटर्स। उसके बाद x को इनिशियलाइज कर दिया 20 के साथ, y को इनिशियलाइज कर दिया 10 के साथ। देन printf हमने करवाया वैल्यूज इन फन फंक्शन के अंदर %d एंड x y। तो ये आपका फंक्शन जो है ये हमने क्रिएट कर लिया। फन के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें पैरामीटर्स की डेटा टाइप हमने इंटीजर रख ली। अब जरा गौर कीजिएगा कि मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्वेश्चन को भी ज़हन में रखिएगा कि इज इट नेसेसरी टू यूज कंपैटिबल डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स यहाँ पे मैंने इंटीजर यूज की है। अब मेन के अंदर जब मैं यूज करूंगा वेरिएबल्स, मैं उसकी डाटा टाइप आपको बताता हूँ मैंने क्या रखी है। वॉइड मेन, अब मैंने यहाँ पे x और y नेम मैंने सेम रखे, नेम का कोई इशू नहीं है। मैंने उनको कैरेक्टर टाइप रख लिया, मीन इंटीजर की बजाय मैंने चेंज कर दिया। अब कंपैटिबिलिटी इशू क्रिएट होगा या नहीं होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। फन के अंदर x y एंड वैल्यूज इन मेन सी क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए सी होता है कैरेक्टर के लिए, और आपका डी होता है इंटीजर के लिए। अब स्टूडेंट्स इसको जब आप रन करेंगे, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को लिखिए अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर और इसको रन करके देखिएगा, तो आपको सिर्फ आंसर के अंदर ये वैल्यूज नजर आएंगी, मीन 20 और 10 नजर आएगा। सेकंड लाइन के ऊपर आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इन मेन फंक्शन ये नजर आएगा, आपको रिजल्ट कुछ नजर नहीं आएगा। ये चीज करके देखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर और इंटीजर आपस में कंपैटिबल नहीं है इस केस के अंदर। तो ये चीज याद रखिएगा कि कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, तभी आपके रिजल्ट्स जो है वो सही आएंगे। वेरिएबल का जो नेम है वो सेम हो सकते हैं, ये हम अपने लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा टाइप है वो कंपैटिबल होनी चाहिए। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं ये कहता हूँ, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर की बजाय मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। अब जरा फ्लोट करके देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर कुछ आता है कि नहीं आता है। फ्लोट में भी आपके पास नंबर्स ही आते हैं, और स्टूडेंट्स फ्लोट के अंदर आपके पास जब आंसर आएगा तो आंसर के अंदर 20.6 जीरोज आएंगे और 10.6 जीरोज आएंगे। मीन आंसर जरूर आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि फ्लोट और इंटीजर समहाउ कंपैटिबल हैं आपस में, इसलिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो इंटीजर के साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप इस सेंस में लेना चाहते हैं कि डॉट्स या डेसिमल पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, तो उस केस में आप ये भी कह सकते हैं फिर फ्लोट और इंटीजर भी आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो ये काम आपने करके जरूर देखना है। मैंने आपको कैरेक्टर और इंटीजर के बारे में बता दिया कि कंपैटिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नेसेसरी है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपने वैल्यूज रिटर्न करवानी है सेम वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा एक और इसमें भी पॉइंट है, क्योंकि ये फंक्शन आर्गुमेंट्स है आपके और फंक्शन पैरामीटर्स आपको पता है ये कॉपी होते हैं आपके इनके, और इंटीजर जो डाटा टाइप है आपकी वो मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो आपकी 4 बाइट या 2 बाइट्स लेती है। कुछ कंपाइलर्स 2 बाइट्स लेते हैं, नॉर्मली 4 बाइट्स वो ऑक्यूपाई करती है। लेकिन कैरेक्टर टाइप जो आपकी डाटा टाइप है ये मेमोरी के अंदर सिर्फ 1 बाइट जो ऑक्यूपाई करती है। अब आप खुद देख सकते हैं ये कंपैटिबिलिटी नहीं है, मीन 4 बाइट और 1 बाइट। इस तरह भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो ये कंपैटिबल होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, और ये तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने बोले हैं आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी और आप इजीली इसको मेंशन कर भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नंबर 4 इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। पेज नंबर 103 के ऊपर एडवांटेजेस मौजूद है, आप वहां से इसको मेंशन कर सकते हैं और आराम से आप इसको याद भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड। अब रिटर्न का कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हम यूज करते हैं फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम इसको यूज भी करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है। रिटर्न इज अ कीवर्ड दैट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने डेफिनेशन नहीं मेंशन करनी है, यहाँ पे आपने ब्रीफली इसको डिस्क्राइब भी करना है। सो कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन है। अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यूज। देयर मे बी मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स इन ए फंक्शन, but as soon as the first return statement is executed, the function call returns and further statements in the body of function are not executed. So ये तमाम पॉइंट्स आपकी बुक से ही लिए गए हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और स्पेसिफिक जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
और अगर इसकी एग्जांपल आप मेंशन करना चाहते हैं, एग्जांपल इसकी पेज नंबर 105 के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से इसकी एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पूरे नंबर इसमें मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 5 की जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3 उसके सोल्यूशंस देखे। इन सोल्यूशंस को आपने अच्छी तरह याद रखना, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनिएगा। सुनने के बाद कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें और फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैप करें जो आंसर यहाँ पे आपको बताया गया। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।